दोस्तों को मैं रोज़ आपके लिए नए वीडियो लाता हूँ, लेकिन अभी तक वैसा रिस्पांस नहीं मिल रहा। बहुत लोग वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। आपका एक छोटा सा लाइक, सब्सक्राइब या कमेंट मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो साथ ज़रूर दीजिए, और अगर कुछ अच्छा ना लगे तो कमेंट में बताइए, मैं ज़रूर सुधार करूँगा। आपका सपोर्ट ही मेरी ताकत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। क्रेडिट चाहता है? हाँ, एक व्यापारी भी क्या इस काबिल है? जब से जो फान की खबर सुनी, डीकन चाओ के दिल में एक ही बात थी, ये क्रेडिट मेरा होगा। जोंगजो के जासूस को पकड़वाऊंगा और नाम कमाऊंगा। किसी और को कुछ नहीं मिलेगा, पर उसे क्या पता था, वो तो जो फान की चाल में फंस गया था। जो फान ने खुद कुछ नहीं बताया, बस एक हॉट पोटैटो उसकी गोद में फेंक दी। अगर सब ठीक गया तो वाहवाही मिलेगी, नहीं तो फंसने वाला ये डीकन चाओ ही होगा। और अब वो नुकसान उसका इंतजार कर ही रहा था। डीकन चाओ, डीकन चाओ! घबराई हुई चीखें दरवाजे की तरफ दौड़ती आ रही थीं। एक डिसाइपल जो कुछ देर पहले ही बाहर भेजा गया था, अब सांसें फुलाए वापस लौट रहा था। वो भागता हुआ डीकन चाओ की तरफ आया, जो अब भी अपने मूड में गेट पर खड़ा था, जैसे कोई विजयी जनरल। बड़ी मछली फंसी है, उसने हंसते हुए पूछा। हाथ मले और बोला, कहाँ है वो? ले आए हो? न नहीं, हाँ, यानी। डिसाइपल की जुबान लड़खड़ा रही थी, चेहरा जैसे मौत देख आया हो। है भी नहीं भी, साफ साफ बोलो। डीकन चाओ, लड़की सच में बड़ी मछली थी, लेकिन क्या? लेकिन इतनी बड़ी थी कि हम खा ही नहीं पाए। वो डिसाइपल लगभग रोने वाला था। भाइयों ने उसे घेरा, पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो तो कोई डीमोनेस निकली। एक ही झटके में पूरी टीम साफ। कोई नहीं बचा। मैं भी बस इसलिए बचा क्योंकि दूर से देख रहा था। डीकन चाओ, अब क्या करें? डीकन चाओ के तो जैसे प्राण सूख गए। क्या? सब मारे गए? 50 सोल मेल्टिंग मास्टर्स, पूरी फोर्स। वो लड़की, वो जासूस तो बस एक रनअवे थी जो कुछ मर्चेंट से बच रही थी। ये क्या बात हुई? मास्टर, कहीं आपकी इन्फो गलत नहीं थी? वो तो ऐसा लग रहा था जैसे खुद कोई सोर्ड किंग हो। हम तो उसके सामने खड़े भी नहीं हो पाए। सयाओ का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। 50 लोग एक झटके में गए, अब ये कैसे एक्सप्लेन होगा? उसने होंठ काटे और बुदबुदाया, अब ये क्रेडिट छिपाया नहीं जा सकता। एल्डरली, हाँ, बस वही बचाएंगे। कुछ देर बाद हाइमिंग सेक्ट के एक शानदार कमरे में एक सफ़ेद बालों वाला एल्डर शांति से पलंग पर बैठा था। सामने सिर झुकाए खड़ा था डीकन चाओ। तो तुम क्रेडिट अकेले लेना चाहते थे और उल्टा 50 लोगों को कुर्बान करवा दिया? एल्डर ली ने उसकी ओर ठंडी नज़र डाली। डीकन चाओ पसीना पोंछता हुआ बोला, नहीं एल्डर ली, मुझे क्या पता था वो लड़की इतनी स्ट्रांग निकलेगी। आपकी लीडरशिप में अगर पकड़ लेते तो जोंगमैन का नाम और ऊंचा होता। मैं कौन होता क्रेडिट लेने वाला? हाँ हाँ हाँ। बातें तो मीठी कर रहे हो, लेकिन ये मामला बहुत बिगड़ गया है। एल्डर ली की नज़रों में अब तेज़ी थी। 50 कल्टीवेटर्स यूं ही मारे गए तो अब इसे कवर करना पड़ेगा। सुनो, 500 गुलियन लेवल मास्टर्स को तैयार करो। वो लड़की कोई मामूली नहीं, गुलियन रेल्म की कल्टीवेटर लगती है। पकड़ो, जिंदा हो तो बेहतर, जासूस है, कुछ तो राज निकलेगा उससे। यस सर, बाहर से आवाज़ आई और लोग तुरंत निकल पड़े। एल्डरली ने एक बार फिर डीकन चाओ की ओर देखा। छोटे चाओ, इस बार तुमने मुझ पे बड़ा एहसान रखवा दिया है, समझ रहे हो ना? अगर मैं नहीं होता तो तुम पर जानबूझकर नेग्लिजेंस का केस बनता। सोल मेल्टिंग मास्टर्स की मौतें ऐसे नहीं छोड़ी जाती। अब मैं इसे संभाल लूँगा, पर अगली बार संभल के। शुक्रिया एल्डरली। चाओ ने ज़मीन तक सिर झुका दिया। आपका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। पर मन ही मन, बाप रे, क्रेडिट के चक्कर में बवाल हो गया। अब न क्रेडिट बचा, न चैन, और एक पर्सनल फेवर का कर्ज अलग। अब सारा नॉर्थ शिवर कर रहा था उस एक डीमोनेस से। पर जोफान, वो कहीं और अपना अगला चाल बुन रहा था। वो चैन फैन साला सच में बहुत ख़तरनाक है। जो इन्फो दी वो भी आधी अधूरी थी, तबाही करवा दी। डीकन चाओ मन ही मन गालियां दे रहा था, पर मुंह से कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं थी।
बस एक झूठी मुस्कान ओढ़ रखी थी, जैसे सब कंट्रोल में हो। एल्डर ली के सामने तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई जिंदगी बचाने वाला पिता खड़ा हो। वो खुद को बड़ा समझ रहा था। जोंगमेन में एल्डर के साथ बैठे रहना, वो भी उनके बराबर में, प्रिविलेज फील कर रहा था। लेकिन वो खुशी ज़्यादा देर नहीं टिकने वाली थी, क्योंकि जिस भेड़ को बाघिन के आगे फेंका, वो अब उल्टा आग बनकर उनके दरवाजे पर लौट आई थी। ठक ठक ठक, तेज और घबराए कदमों की आहट गूंजी। धड़ाम, दरवाज़ा जोर से खुला और एक गियुअन रेल्म का कल्टीवेटर बिना इजाज़त भीतर घुस आया। उसका चेहरा फटा हुआ था, डर, सदमा और गम तीनों एक साथ। एल्डरली, बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। आपने जो 50 गियुअन लेवल एक्सपर्ट्स भेजे थे उस डीमोनेस को पकड़ने, वो सब, पूरी की पूरी यूनिट खत्म। क्या? एल्डरली की आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं। एक ठंडी सांस निकली और फिर सन्नाटा। वो कुछ पल तक कुछ बोल ही नहीं पाया, मानो उसका पूरा दिमाग सुन्न हो गया हो। 50 गियुआन कल्टीवेटर्स गॉन। एक जासूस से कमरे में एक ठंड सी फैल गई थी। डीकन चाव की रगें जैसे जम गई हों। उसके चेहरे पर जो फेक कॉन्फिडेंस था वो पिघलकर नीचे गिर चुका था। अब वो भी समझ गया, ये तो बस शुरुआत थी। अब जो ये बाघिन आई है, ये सीधे दरवाज़ा तोड़ने वाली है। चाहो तो अगला पार्ट यहीं से दिखाऊं। बैली यूयू की दहाड़, एल्डरली की रणनीति, या फिर ज़ोफान की अगली शतरंजी चाल। कहाँ ले चलूं कहानी? काफ़ी देर तक सन्नाटे में बैठे एल्डरली को जैसे झटका लगा। आंखें फैल गईं, चेहरा पत्थर सा बन गया, और जब होश आया तो वो सीधा डीकन चाओ की तरफ मुड़ा। चेहरे पर ऐसा गुस्सा जैसे किसी ने उसकी ज़मीन छीन ली हो। मैं पूछता हूँ श्याओ चाओ, तुझे यकीन है वो वाकई में कोई जासूस है? डीकन चाओ हकला गया। ऊह, शायद शायद तेरी। चटाक, एक जोरदार थप्पड़ पड़ा चाओ के गाल पर। एल्डरली ने हाथ घुमाकर सीधा तमाचा जड़ दिया। तेरी दादी की, तू तो सीधे मेरे ऊपर बम फोड़ गया। कहाँ का जासूस है वो? 50 गयुअन रेल्म के कल्टीवेटर्स एक झटके में ख़त्म। वो अगर कोई मामूली स्पाई होता तो जिंदा न पकड़ा जा सकता था क्या? वो तो सीधा पीक रेल्म का कोई मॉन्स्टर लग रहा है, और तू मेरे पास मदद मांगने चला आया? एल्डरली चीख रहा था। डीकन चाओ बस गुमसुम खड़ा था। मन में घुटन भरी हुई थी। भाड़ में जाए चेन फैन, उसी की दी हुई झूठी इंटेल ने ये सब करवाया। उसे क्या पता था कि जो डीमोनेस वो सॉफ्ट टारगेट समझ रहा था, वो असल में भेड़ के कपड़ों में बाघिन निकली। अब तक वो लोग 50 सोल मेल्टिंग एक्सपर्ट्स गंवा चुके थे, और अब 50 गुयुआन एक्सपर्ट्स भी, और सभी के सभी पूरे वाइप्ड आउट। अब तो इतना बड़ा गड्ढा हो चुका था कि किसी एक के बस की बात नहीं थी। एल्डरली पागलों की तरह कमरे में चक्कर काटने लगा। अब और देर नहीं की जा सकती, हमें और ऊपर जाना पड़ेगा। कुछ देर गहरी सोच के बाद एल्डरली ने गहरी सांस ली और आदेश दिया, मेरे साथ चलो। डीकन चाओ, जो अभी भी डर से कांप रहा था, चुपचाप पीछे चल दिया। 1 घंटे बाद एक बेहद सुंदर कमरे में बैठा था एक सफ़ेद बालों वाला बुजुर्ग, जिसका चेहरा पत्थर की तरह शांत था, पर आंखों में चमक थी, जैसे हर चीज़ को एक चाल समझ रहा हो। क्या? इतने सारे लोग मारे गए? वो बंदा सच में इतना खतरनाक है? ये था मा फंग, सेक्ट के टॉप 10 इंश्राइंड मास्टर्स में से एक। एल्डरली झुकते हुए बोल पड़ा, हाँ माफेंग, वो बंदा कोई मामूली स्पाई नहीं है, वो बहुत बड़ा टारगेट है। अगर हम उसे पकड़ लें तो ये सिर्फ बेजों में ही नहीं, बाकी 4 रेल्म्स में भी हमारी तूती बोलेगी। आप तो वैसे ही टॉप 10 इंश्राइंड में हैं, लेकिन ये काम कर लिया तो सीधा टॉप 3 में। डीकन चाओ, जो अब डर के मारे बिल्कुल भी ब्रीदिंग कंट्रोल कर रहा था, तुरंत बोला, हाँ माफेंग सर, अगर ये मौका छूट गया और किसी और सेक्ट ने पकड़ लिया तो पछतावा करते रह जाएंगे। माफंग ने अपनी दाढ़ी को हल्के से मरोड़ा, पर आंखों में चिंता थी। बात तो ठीक है, लेकिन अगर वो कोई 9 सोर्ड किंग्स में से हुआ तो? एल्डरली हंसा। अगर वो 9 सोर्ड किंग होता तो ऐसे चोरी छिपे क्यों घूमता? वो लोग तो मैदान में उतरकर एक आर्मी से लड़ जाते हैं। कैरावैन्स के पीछे छिपना, ये उनकी शान नहीं। ये कोई बड़ा डेंजरस रोग कल्टीवेटर होगा, लेकिन अकेला है, और अगर हम उसे घेर लें 10 पीक लेवल के एक्सपर्ट्स के साथ
तो एक भी चांस नहीं बचेगा उसके पास। माफोंग थोड़ी देर सोचता रहा, फिर आखिरकार एक हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। ठीक है, चलो, तुम दोनों यहीं रुको, माफंग ने अपनी कमर सीधी करते हुए कहा। मैं कुछ और एनश्राइंड एल्डर्स को बुलाता हूँ, मिलकर उस जोंगजो के राक्षस को पकड़ेंगे और जोंगमैन के लिए बड़ा योगदान करेंगे। और इतना कहकर फड़ाक उसने अपनी रोब झटक कर दरवाज़ा खोला और सीधा बाहर निकल गया। पीछे एल्डर ली और डीकन चाओ ने झुककर सलाम ठोका। माफंग के महान अभियान की जय। टॉप 3 एनश्राइंड की तरफ बढ़ते कदमों को बधाई। माफंग कुछ कहे बिना हवा हो गया। जब उसका साया भी आंखों से ओझल हुआ तो दोनों बूढ़ों ने धीरे धीरे कमर सीधी की। एल्डरली ने लंबी सांस छोड़ी। हाँ भाई, सारा क्रेडिट फिर से किसी और को चला गया। डीकन चाओ ने सिर खुजलाते हुए दुखी मन से हाँ में हाँ मिलाई। हाँ एल्डर ली, हम तो बस। छटाक, एक और जोरदार थप्पड़ पड़ा चाओ को। एल्डर ली की आंखें गुस्से से लाल। कुत्ते के बच्चे, काम का ना काज का, दुश्मन का भोज खाज का। चल चल, जल्दी जोंग के द्वार पर जा, माफोंग के स्वागत की तैयारी कर। चाओ हकला गया। स्वागत? पर एल्डर ली, चुप, तू चाहता है क्रेडिट से हाथ धो बैठे? वो मांस खाएगा तो हम सूप नहीं पिएंगे क्या? जो इंटेल हमने दी उसका कुछ तो हिस्सा चाहिए ना। एल्डर ली ने रोब झटका और चल पड़ा। सेयाओ ने थोड़ी देर सोचा और आखिरकार उसने भी सिर हिलाया। सही कह रहे हैं एल्डर ली, इतनी बड़ी मछली और हम सूप भी ना पिए। और फिर ठंडी हवा, आसमान से गिरती बर्फ और ये दोनों बुजुर्ग खच्चरों की तरह जोंग द्वार पर खड़े, खाली हाथ, ठंड में कांपते हुए, लेकिन चेहरे पर उम्मीद की जैसे ही माफिंग विजयी होकर लौटेगा ये भी उसके साथ क्रेडिट में हिस्सेदार कहलाएंगे। लेकिन किस्मत ने कुछ और ही तय कर रखा था, क्योंकि जो शिकार ये समझ रहे थे वो कोई आम लोहे की प्लेट नहीं था, बल्कि एक ऐसा स्टील ब्लॉक था जिसे काटने के लिए तलवारें भी मुंह चुरा लें। आधा घंटा बीता। जोंगमैन के पास स्पेस में कंपन हुआ। एल्डर ली और चाओ की आंखें चमक उठीं। आ गए, चलो स्वागत करें। पर जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ने के लिए कदम बढ़ाया, धड़ाम, एक काली परछाई बिजली की तरह उनके सामने गिरी। चेहरा जानी पहचानी, माफिंग। लेकिन ये क्या हाल है? वो जोश में लहरा कर नहीं आया, बल्कि बाल बिखरे, कपड़े फटे, चेहरा धूल से सना हुआ, सांस फूली हुई, मानो कोई हार कर जान बचाकर भागा हो। मफिंग सर, आप? एल्डर ली और चाओ दौड़कर पास आए, आंखों में सवाल। वो बंदा पकड़ा गया ना? धड़ धड़, 2 जोरदार थप्पड़ उनके गालों पर गूंजे। माफोंग गुस्से से कांप रहा था। तुम दोनों जैसे टीममेट से तो दुश्मन अच्छा। तुम्हें खुद नहीं पता कि वो बंदा कौन है, कहाँ से आया है, और मुझे भेज दिया पकड़ने के लिए। मैं तो सोच रहा हूँ इसी वक्त तुम दोनों का गला घोंट दूँ। माफंग सर, आपका क्या मतलब था? क्या आप वाकई उस बंदे को? एल्डर ली की आवाज़ कांप रही थी। उसका चेहरा हवाई हो चुका था, लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि धड़ाम, हयांग सेक्ट के प्रवेश द्वार पर बने अदृश्य सुरक्षा चक्र इंचांटमेंट में ज़बरदस्त कंपन हुआ। फिर एक ज़ोरदार धमाके के साथ वो सुरक्षा चक्र पूरी तरह चकनाचूर हो गया। जहाँ वो इंचांटमेंट टूटा, वहाँ एक बर्फ सी ठंडी चेहरा वाली लेकिन कहर बरसाती सुंदर महिला प्रकट हुई। उसकी आंखों में साफ गुस्सा था, दांत भिंचे हुए, चेहरा तमतमाया हुआ। आ गई। माफोंग की आंखें फटी रह गईं। वो कांप गया और डर के मारे पीछे हटने लगा, जैसे किसी ने उसकी आत्मा खींच ली हो। उसने महिला की तरफ देखने तक की हिम्मत नहीं की। अचानक हजारों तलवारों जैसी हवा चीरती आवाज़ें गूंजीं। हयांग सेक्ट के सभी मास्टर्स वहां आ पहुंचे। उनकी आभा कहर बरपाती लहरों जैसी महिला की ओर लपकी, लेकिन वो महिला ज़रा भी नहीं हिली। ना उसकी पलकों में झपक, ना चेहरे पर डर, बस ठंडी सीधी नज़रें जो सिर्फ माफिंग पर गड़ी थीं, जैसे कह रही हों, भागो मत, तुम्हारा हिसाब अभी बाकी है। थक थक थक, एक स्पष्ट भारी भरकम कदमों की आवाज़ आई। एक दृढ़ चेहरा, भाले जैसी दाढ़ी वाला, सख्त नज़रों वाला शख्स सामने आया। वो था हयांग सेक्ट का सेक्ट मास्टर शिंगयुन, वॉकिंग ऑन द क्लाउड,
उसने गरजते हुए कहा, मैं शिंगयुन, हाइयांग सेक्ट का सेक्ट मास्टर हूँ। तुम कौन हो जो मेरे जोंग के सुरक्षा चक्र को तोड़ने की हिम्मत करती हो? मौत से डर नहीं लगता तुम्हें? महिला की आंखें और संकरी हुईं। उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान थी, एक ऐसी मुस्कान जो तूफान से पहले की शांति जैसी थी। ओह, तो तुम हो सेक्ट मास्टर शिंगयुन? नाम बढ़िया है और आदमी वैसा ही बेहुदा निकला। बिल्कुल वैसे ही जैसे हर बार कोई गधा रास्ते में खड़ा हो जाता है जब मैं अपने किसी पुराने दुश्मन से बदला लेने जाती हूँ। तुम्हारा झोंग उस कारवां से जुड़ा भी नहीं था, ना ही तुम्हारे लोगों का बाल भी उखड़ा, लेकिन फिर भी हर बार, हर जगह तुम लोग मच्छरों की तरह टपक पड़ते हो। तंग आ चुकी हूँ, इसलिए सोचा इस बार पूरी मच्छरों की टोकरी ही उलट दूं। पूरा मैदान सन्नाटा। सेक्ट डिसाइपल्स की आंखों में झुंझलाहट थी, लेकिन शिंगयुन हंस पड़ा। वाह, क्या गजब की बकवास है। लगता है ये औरत पागल हो चुकी है। हाइयांग सेक्ट को मिटा देगी अकेले? शर्म नहीं आती इतनी बड़ी ढींगे हाँकने में? और चारों ओर डिसाइपल्स भी हंस पड़े। क्या मस्खरी है ये। सिर्फ मा फेंग की हालत अलग थी। वो अब भी कांप रहा था, पसीना पसीना हो रहा था, क्योंकि वो जानता था ये औरत कौन है, और ये जो तूफान आने वाला है इन सब हंसते चेहरों को चीर कर रख देगा। मैं कौन हूँ? एक ठंडी सी हंसी के साथ उस औरत के होंठों के कोने पर एक ईविल चाम का आर्क था। उसने एक नज़र थिथुर रहे माफिंग पर डाली और फिर खुल के हंस पड़ी। तुझे पता ही नहीं मैं कौन हूँ, और फिर भी मेरी राह में लोग भेजने की हिम्मत की। बंदा तो सच में बदनसीब है। फिर उसका लहजा ठीक वैसा हो गया जैसे थंडर से पहले एक शांत सी घंटी बजती हो। तो सुन ले, मैं हूँ जोंगजो सोर्ड स्टार एम्पायर के अंश में जन्मी, कोल्ड रेन सोर्ड किंग की छोटी बहन जैसी शागिर्द, बेइली यूयू। और नाम है 9 तलवारों की महारानी, द 9 सोर्ड किंग। क्या 9 सोर्ड किंग? ये सुनकर सबके प्यूपल्स छोटी हो गई, आंखें फाट गई और सांस सबकी अंदर ही अटक गई। लोग वाही जम गए जैसे किसी ने फ्रीज स्पेल चला दिया हो। एल्डर ली और डीकन चाओ तो बस ब्लैंक स्टेरे में चले गए। जोंगजो का स्पाई समझ के जिसे हम बड़ी मछली समझ रहे थे, वो तो असली में समुंदर की रानी निकली। उनके मुंह खुले रह गए। इतनी बड़ी गलती, अब तो शायद कल्टीवेशन वर्ल्ड से भी नाम मिटा दिया जाए। साला, ये किसकी माँ का लाल था जो 9 सोर्ड किंग को मेरी सेट तक खींच लाया? खुद से समझ ले, वरना मैं उठा के पटक दूंगा। सेक्ट मास्टर शिंगयुन का गुस्सा अब कंट्रोल से बाहर था। उसका चेहरा लाल, आंखें ब्लडशॉट और स्पिरिचुअल प्रेशर तो ऐसे जैसे आसमान ही गिर रहा हो। कि तभी एक हाथ धीरे से उठा। मा फेंग कान से धुआं निकालते हुए ट्रेम्बले करता हुआ, वो मैं था। तम। शिंगयुन का चेहरा जैसे आग बन गया। उसकी मुट्ठी टाइट हो गई जैसे अभी पंच ऑफ डेथ पड़ेगा। लेकिन तभी मा फेंग ने तेज दिमाग लगाया और तुरंत कहा, रुको रुको सेक्ट मास्टर, ये सब मेरे से पहले उसकी गलती थी। और फिर शुरू हो गया क्लासिक ब्लेम गेम। थ्वैक, एक जोर की चताक एल्डरली के गाल पर। तुझे किसने बोला 9 सोर्ड किंग को छेड़ने? कितने भाइयों का खून तेरे सर पे है? एल्डरली के होश उड़ गए, लेकिन फिर उसने भी पीछे मुड़ के डीकन चाओ को देख लिया। स्लाप। साले, ये सब तेरी ही वजह से हुआ। तू ही तो बोला था जोंगजो स्पाई है। डीकन चाओ अभी रोने ही वाला था। आंखें भर आई, आवाज़ भी भरी थी। सर, मैंने तो बस कियन फैमिली के इन्फॉर्मर की रिपोर्ट सुनी थी। किसने सोचा था कि वो 9 सोर्ड किंग होगी यार। और जब उसने मुड़ के देखा तो जो फन और उसकी टीम तो पहले ही हवा हो चुकी थी। असली मास्टरमाइंड तो आराम से निकाल गया। 64 फेस बना के खड़ा रहा और बोला, क्या करें? मुझे क्या पता था हम बिग फिश नहीं, पूरा लेवियाथन पकड़ने जा रहे हैं। वेरिफिकेशन नाम की चीज़ सुनी है कभी? साले। शिंगियों के मुंह से फिर से थंडर जैसी चीख निकली। सब चुप, सब गिल्टी, और सबको सिर्फ एक चीज़ का इंतज़ार, अब पनिशमेंट कौन भरेगा। चांद की रोशनी में 9 सोर्ड किंग बेइली यूयू अब भी एक साइलेंट स्टॉर्म की तरह खड़ी थी। उसकी आंखों में एक चीज़ थी, कोल्ड, रूथलेस, सोर्ड लाइक इंटेंट, और सबके दिल में बस एक ही इमोशन, रिग्रेट।
प्योर सोल क्रशिंग रिग्रेट। उसने दांतों को जोर से भींचा और सिंगयुन ने गुस्से से भरे शब्दों में कहा, लेंग यू सोर्ड किंग, इस बार तो बस एक गलत फहमी हो गई। ये सब तो कुत्ते हैं, जो बोल दो वो साजा भुगतने को तैयार हैं। फिर उसने झट से बैली यूयू की तरफ झुक कर बोला, और वैसे भी अभी तो जोंगजो और बेजू के बीच ऑफिशियली वॉर नहीं छिड़ी। हम सिर्फ छोटी मोटी झड़ से लड़ रहे हैं, कोई खुली जंग नहीं। तो क्या आप प्लीज़ यहाँ से चले जाएं ताकि सबका पीस बना रहे। बैली यूयू के होंठों पर एक ईविल स्माइल उभर आई। उसने अपने होंठों पर हाथ रखा जैसे कोई संस्कारी नारी हो, लेकिन उसकी आंखों में पूरे सार्केज़म चमक रहा था। सिंगयू, तुम कितने काइंड हो यार। दोनों तरफ वॉर होने वाली है और तुम मुझसे पीस टॉक कर रहे हो, वाह क्या बात है। हे। सिंगयू ने डेस्परेट ट्राई किया, देखो हर बार तो हेमिंग जोंग ही होता है जो फ्रंट पे आता है। रियल लीडर तो उयांग लिंगतियान ही है, हम तो सिर्फ बजाते हैं। तुम्हारे एम्पायर से हमें कोई बड़ी दुश्मनी नहीं है। बकवास। ये शब्द बैली यूयू के मुंह से थंडर क्लैप की तरह निकला। उसकी आंखें चमक उठी और आवाज़ में वो आइस कोल्ड डिस्डेन था जो सिर्फ एक सोर्ड किंग ही ला सकता है। बेजू के पंच बड़े पुरखों में से एक हो तुम, और जब दुश्मन गेट पे आता है तुम भाग जाते हो। एक भी स्पार्क नहीं, एक भी करेज नहीं। तुमसे ज़्यादा तो वो छोटा लड़का था जिसने कम से कम मेरी आंखों में आंख डाल के बात की। तुम लोग सिर्फ बड़े गेट के पीछे छुपे रहते हो, लेकिन अंदर से इतने कमज़ोर हो कि एक भी सही डिसीजन नहीं ले सकते। ऐसे बेकार लोगों का बेजू में क्या काम। आज तो ये लड़की एक अच्छा काम कर रही है, बेजू का थोड़ा गार्बेज क्लीन अप। मे बी अगले बार उयांग लिंगतियान मुझे थैंक यू बोले, हा। और उस हंसी में सिर्फ मजाक नहीं था, वो एक सोर्ड की तरह थी जो हर एक के प्राइड को छेड़ रही थी। उस वक्त सबको एक बात समझ आ गई थी, जब 9 सोर्ड किंग बैटलफील्ड पे आए, डिप्लोमेसी की कोई जगह नहीं बची। चेहरा बादलों की तरह भारी और अनिश्चित, चिंगयुन का हाव भाव धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा। उसने दांत भींचते हुए कहा, तो फिर लड़की मानने से इनकार करेगी। बैली यूयू ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें क्या लगता है। ठीक है। इंगयुन ने तेजी से कहा, अगर हमारी हाईयंग सेक्ट और पीछे हटी तो इसका कोई मतलब नहीं बचेगा। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसने जोर से दांत भींचे और गूंजती आवाज़ में चिल्लाया, बैली यूयू, हम जानते हैं कि तुम 9 सोर्ड किंग्स में से हो, लेकिन हमें हल्के में मत लेना। हमारे पास भी सैकड़ों गुयुअन लेवल कल्टीवेटर्स हैं, 100 से ज़्यादा तो केवल पीक लेवल पर हैं। अकेले तुम हमसे भिड़कर कुछ हासिल नहीं कर पाओगी। आखिरकार तुम भी सिर्फ एक पिनेकल ऑफ गुयुअन हो। बैली यूयू ने हल्के से भौहें उठाईं, उसे गहराई से देखा और फिर ज़ोर से हंसी। अच्छा, चलो ट्राई करके देखो। जैसे ही शब्द खत्म हुए उसका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा हो गया। उसके शरीर से एक अजीब कंपन फैला और अगले ही पल आसमान की बर्फीली हवाएं थम गईं, जैसे खुद मौसम उसकी आज्ञा मान रहा हो। अचानक आकाश से एक सिल्वर लाइटनिंग फटा, सोर्ड ऑरा आसमान को चीरती हुई आई। हर दिशा में सोर्ड इंटेंट की लहरें गूंजने लगीं। हर कोना, हर दिशा अब चांदी जैसे सोर्ड बीम से भरी थी। जहाँ भी वो सोर्ड लाइट जाती, चीज़ें धूल बन जाती, मानो ये दुनिया अब सिर्फ बैली यूयू की थी। हयांग सेक्ट के हज़ारों कल्टीवेटर्स उस एक औरत के सामने चींटी लग रहे थे। उनकी जिंदगियां अब उनके हाथ में नहीं थीं। चिंगयुन ने पूरे जोश में चिल्लाते हुए हमला किया। उसके पीछे सभी ग्युअन मास्टर्स भी दौड़ पड़े। आसमान में चांदी की बिजलियाँ धरती की ताकत से टकराईं। एक धमाके के साथ पूरी दुनिया हिल उठी। दूसरी ओर चुओफान की स्पिरिट बीस्ट कैरेज अभी भी बर्फीले रास्तों पर चल रही थी। उसने भी खिड़की से ऊपर देखा। आसमान में जो हो रहा था वो आंखों से देखा जा सकता था। हर कोई आश्चर्य और डर से भर गया। चुओफान ने धीरे से सिर हिलाया। गाइवन लेवल कल्टीवेटर्स नाउ फाइट यूजिंग हेवन एंड अर्थ्स पावर। इस लेवल पर लड़ाई एलिमेंट्स की मास्टरी बन जाती है। हयांग सेक्ट की पूरी ताकत भी अब दम नहीं ले पा रही। 9 सोर्ड किंग की दहशत सच में काबिल एदाद है। सभी ने उसकी बात सुनी और चुपचाप सिर हिलाया। एक इंसान और पूरी एक सेक्ट दाबा दी। लेकिन तभी
स्पिरिट बीस्ट ने अचानक तेज चीख मारी और कैरेज रुक गई। सभी लोग झटके से गिरते गिरते बचे। एक गार्ड ने पर्दा उठाया, बाहर देखा, फिर चौंक कर जोफान की ओर मुड़ा। सर, बाहर कोई है? जोफान के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। आ गए। हाँ हाँ। उसने खुद पर्दा उठाया और देखा। एक 10 फीट लंबा, बुजुर्ग मगर ताकतवर आदमी खड़ा था। पीछे दर्जनों लोग एकदम शांत, सिर झुकाए। जोफान कैरेज से उतरा, गहरी सांस ली और धीरे से कहा, अनडिफीटेड सोर्ड सॉवरेन बैली यूतियन, आखिरकार हम मिल ही गए। क्या? हर किसी की आंखें चौंधिया गईं, सांसें थम गईं। वो बैली यूतियन, 5 स्टेट्स का नंबर 1 कल्टीवेटर, ये यहाँ क्या कर रहा है? क्या ये हमें रोकने आया है? और वहीं एक नई लड़ाई का दरवाज़ा खुल गया। एज द विंड हाउल्ड ओवर स्नो, लेजेंड्स कोलाइडेड ऑन अ फ्रोजन पाथ। सभी के चेहरों पर हैरानी और अविश्वास साफ झलक रहा था। जोफान हल्का मुस्कुराया, फिर चुपचाप अपनी उंगली उस बूढ़े आदमी और उसके साथियों की ओर उठाई। देखो ज़रा, उस जगह की बाउंड्री क्या कहती है? सभी ने उसकी बात सुनकर नज़रें उठाईं और फिर से स्तब्ध रह गए। पूरे हलयंग सेक्ट के आसपास सैकड़ों किलोमीटर तक हर जगह बाइली यूयू की सिल्वर सोर्ड ऑरा फैली थी, सिर्फ एक जगह को छोड़कर जहां बाइली यूतियन खड़ा था। वहां ना कोई तलवार की गूंज, ना बर्फ की हलचल, एकदम शांति। बस एक लकीर का फासला था और एक तरफ था तूफान, दूसरी तरफ झील जैसी शांति। जुओफान ने आसमान की ओर देखा, फिर हंसते हुए बोला, इस दुनिया में शायद सिर्फ बाइली यूतियन ही ऐसा है जो बाइली यूयू की सोर्ड इंटेंट को पूरी तरह दबा सके, इतना कि दुनिया की ताकत भी उसमें हस्तक्षेप न कर सके। उसने धीरे से केयर का हाथ थामा और सबकी स्तब्ध निगाहों के बीच बिल्कुल शांत भाव से बाइली यूतियन की ओर चल पड़ा। बाइली यूतियन भी उसे वैसे ही घूर रहा था, एक शब्द भी नहीं बोला, बस इंतज़ार कि वो सामने आए। लेकिन तभी फिज़ा में हलचल हुई। बाइली यूतियान के साथ खड़े लोगों में से एक काली परछाई अचानक बाहर निकली, सीधे जोफान की ओर झपट पड़ी। उसके कदमों में गति की गड़गड़ाहट, हाथों में खूनी ऊर्जा। उसका इरादा साफ था, जोफान का सिर उतार देना। जोफान, कुछ लोगों की घबराई हुई आवाज़ें गूंजी। लेकिन क्या जोफान वाकई चौंका, या क्या ये सब पहले से ही उसकी चेस बोर्ड पर रखा एक मोहरा था?